इंदु और श्रीकांत जी की बेटी छवि की शादी अभिनव के साथ हुई थी। अपनी बेटी की शादी के बाद इंदु और श्रीकांत जी बहुत खुश थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था अर्णव। इंदु, श्रीकांत जी और अर्णव तीनों ही छवि को बहुत प्यार किया करते थे। शादी के बाद अब छवि अपने ससुराल में अपने पति अभिनव के साथ रहती थी। छवि के मायके में। देखो छवि बेटा, अब तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। तुम भी कोई जॉब ढूंढना शुरू कर दो। अरे ये क्या सिखा रहे हो अपनी बेटी को? वो अपना घर संभालेगी या नौकरी करने ऑफिस जाएगी? अरे मैंने क्या गलत कह दिया? इतनी पढ़ी लिखी बेटी है मेरी, और मैंने तो अपनी बेटी को राजकुमारियों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे लगता है उसे जॉब करना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। क्यों छवि बेटा, तुझे ससुराल में कोई परेशानी है क्या? अभिनव तेरा ख्याल नहीं रखता? नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सुन लिया आपने? अरे जब बेटी को कोई परेशानी नहीं है, वो ससुराल में खुश है, सारी सुख सुविधाएं उसे मिल रही है, तो फिर क्यों उसे नौकरी करने के लिए कह रहे हैं? अरे कुछ नहीं समझती हो। वक्त का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। और छवि ने पढ़ाई लिखाई की है, उसे उसका जिंदगी में कोई तो रिजल्ट मिलना चाहिए ना। अरे लेकिन अभी 6 महीने हुए हैं शादी को। अभी से ये ऑफिस चली जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? अपना घर कैसे बनाएगी वो? तो क्या जो लड़कियां नौकरी करती है वो घर नहीं संभालती? देखो बेटा, मेरे हिसाब से तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। पापा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना, अभिनव से मैंने एक बार कहा भी था, पर उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि मैं जॉब करने जाऊं। बेटा, अभिनव तुम्हारा पति है, उसकी बात मानना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपना करियर बनाना भी जरूरी है और तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। मेरी बेटी को उल्टी सीधी बातें मत सिखाओ। चलो थोड़ी देर में दामाद जी भी आते होंगे, उसे अपने ससुराल जाना है। छवि बेटा, तुम अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। तेरे पापा ना कुछ भी बोलते रहते हैं। कुछ महीनों के बाद छवि के ससुराल में। छवि, आज मेरी छोटी बहन प्रियांशी आ रही है, वही जो दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कुछ अच्छा सा बना लेना खाने में। अच्छा ठीक है, आप ही बताइए ना अभिनव, क्या बनाना है? मेरी बेटी को छोले की सब्जी बहुत पसंद है और छवि सब्जी अच्छी होनी चाहिए। अब वो जॉब करती है, वैसे तो कुछ अच्छा खा नहीं पाती। यहाँ आएगी तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। वैसे मम्मी जी, मैं छोले की सब्जी बना तो दूंगी, लेकिन वो क्या है ना, मुझे ये सब खाना बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है छवि? खाना बनाना नहीं आता? अरे तुम हाउस वाइफ हो, अगर खाना बनाना नहीं आता तो और क्या आता है तुम्हें? अभिनव, आप तो जानते हैं मैं हमेशा से पढ़ाई लिखाई करती आई हूँ, घर में कभी कुछ काम नहीं किया, और पापा तो हमेशा चाहते थे कि मैं भी जॉब करूँ, तो बस इसलिए इन सब चीजों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन अब तो तुम हाउस वाइफ हो ना, तुम्हें घर का काम अच्छी तरह सीख लेना चाहिए। अब मेरी बेटी प्रियांशी की बात कुछ और है, सारा दिन लैपटॉप के आगे लगी रहती है। वो घर का काम ना करे तो समझ में भी आता है, लेकिन तुम्हें तो करना ही पड़ेगा ना। शायद पापा उस दिन ठीक कह रहे थे, जो लड़कियां जॉब नहीं करती उन्हें घर के काम करने ही पड़ते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये घर भी तो मेरा ही है। अगले दिन प्रियांशी के आने के बाद। प्रियांशी, देखो मैंने छवि से तुम्हारे लिए स्पेशल सब्जी बनवाई है। क्या बात है भाभी, दिखने में तो सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। आई होप टेस्ट भी अच्छा होगा। वो क्या है ना प्रियांशी, मुझे भी कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह जॉब करना चाहती थी। तो आई डोंट नो कैसी बनी है, तुम खाकर देख लो। तुम अपनी तुलना हर बार मेरी बेटी से क्यों करती हो? अरे नौकरी करती है वो, इतना बड़ा पैकेज है उसका, और तुम हाउस वाइफ हो। अगर तुम्हें ढंग से सब्जी बनाना भी नहीं आएगा तो क्या मेरी बेटी को आएगा?
वैसे भाभी, मम्मी की बात बिल्कुल ठीक है। ठीक ही तो कहती है मम्मी। तुम्हें घर का काम अच्छे से करना चाहिए और सीखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन के लिए काम वाली को हटा देते हैं, अपने आप काम करना आ जाएगा हमारी बहू को, और ये जॉब करने का नशा भी सर से उतर जाएगा। कुछ दिनों के बाद प्रियांशी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे अभिनव और छवि की सास उससे घर का सारा काम करवाने लगते हैं। इस बात से छवि काफी परेशान हो जाती है। छवि देखो, अब से काम वाली नहीं आया करेगी। तुम झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम कर लिया करो, इसी बहाने कुछ पैसे भी बचेंगे और तुम्हें ठीक से काम करना भी आ जाएगा। लेकिन मम्मी जी, मुझसे ये सारे काम नहीं होते। मेरा मतलब, मैंने शादी से पहले कभी ये सब नहीं किया। इसीलिए तो मम्मी तुमको ये सब सिखाना चाहती है। और वैसे भी तुम घर में सारा दिन करती क्या हो? जॉब तो करती नहीं, तो घर का काम तो करोगी ही ना। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। तो हमने कब कहा तुम नौकरानी हो? बहू हो, इसलिए सारे काम करो। धीरे धीरे छवि की हालत अपने ससुराल में एक नौकरानी जैसी हो जाती है। और जब कुछ दिनों के बाद वो अपने मायके जाती है तो उसे परेशान देखकर उसके पापा उससे पूछते हैं, क्या हुआ छवि बेटा? बहुत कमजोर लग रही हो और चेहरा भी इतना उदास। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? अरे क्यों कुरेद कुरेद कर अपने बेटी से उसके ससुराल के बारे में पूछते रहते हैं? अब ससुराल में लड़कियां काम करती हैं, कभी कभी उदास हो जाती है। मम्मी पापा का बस नहीं चलता, वरना खुद भी दीदी के साथ ससुराल में जाकर रहने लगे। कैसी बात करते हो तुम दोनों? बेटी है वो मेरी, और वो भी जान से ज्यादा प्यारी। उससे उसकी परेशानी की वजह नहीं पूछूंगा तो क्या करूंगा? कुछ नहीं पापा, सब कुछ ठीक है। वो कुछ दिनों से घर का काम कुछ ज्यादा हो गया था ना, इसकी वजह से। घर का काम ज्यादा हो गया था? क्या मतलब है? घर में काम वाली नहीं आती है क्या? अब फिर से शुरू हो गए। अरे उसका ससुराल है, घर है उसका, इसमें काम वाली क्या करेगी? तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी बेटी उस घर में नौकरानी की तरह काम करे? अरे तो आप क्या चाहते हैं? उस घर में आपकी बेटी ठीक वैसे ही रहे जैसे शादी से पहले यहाँ रहा करती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने अपनी बेटी को किसी के घर में काम करने के लिए थोड़ी ना पढ़ाया लिखाया है। आपका बस चले ना तो पता नहीं क्या कर दे। अपनी बेटी को समझाना होता है, भड़काना नहीं। मम्मी पापा, आप दोनों आपस में झगड़ा मत करो। मेरी जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर लूंगी। ये अकल वाली बात करी। अब मैं ना तुम दोनों बाप बेटी के बीच में नहीं पड़ने वाली। मैं जा रही हूँ सोने। बहुत नींद आ रही है। छवि बेटा, तुम मुझे बताओ क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं पापा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। उस घर में कोई मेरी कद्र नहीं करता। अरे कद्र नहीं करता, इसका क्या मतलब है? वो लोग तुम्हें परेशान करते हैं क्या? पापा वो मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। उनकी बेटी प्रियांशी जॉब करती है, उसकी तारीफ करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं हाउसवाइफ हूँ, इसलिए मेरा काम सिर्फ घर में झाड़ू पोछा लगाना है। बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम्हें जॉब करनी चाहिए थी। पापा मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है, अब मैं जरूर कुछ करूँगी। अगले दिन छवि फिर से अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ पर छवि इधर आओ, ये देखो मेरे जूते कितने गंदे हैं, तुमने इन पर पॉलिश क्यों नहीं की? और बहू, पूरा बाथरूम कपड़ों से भरा पड़ा है। प्रियांशी भी अपने गंदे कपड़े छोड़ गई थी, जल्दी से जाकर धो दो कपड़े। और तुम तो मायके चली गई, काम वाली आई नहीं। पूरे 2 दिन के बर्तन सिंक पे पड़े हुए हैं, जल्दी से साफ कर दो। आप दोनों मेरे साथ ये नौकरानी जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अरे इसमें नौकरानी वाली क्या बात है? पति हूँ तुम्हारा, मेरे जूते साफ करना तुम्हारा काम है। और अब प्रियांशी तुम्हारी ननद है, उसके गंदे कपड़े धो लोगी तो हाथ नहीं घिस जाएंगे। वैसे भी वो नौकरी करती है, इतने पैसे कमाती है, अब वो खुद तो कपड़े नहीं धोएगी ना बहू।
मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो अभिनव? मैंने इतनी पढ़ाई तुम्हारे जूते साफ करने के लिए नहीं की है। तुम्हारी फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। चुपचाप मेरे जूते साफ करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आप मुझसे किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ अभिनव। उसकी पत्नी हो इसीलिए कह रही हूँ, अब जैसा वो कहे वैसा करो। इस घर में रहना है ना तुम्हें? देखो बेटा, शादी के बाद ससुराल जैसा भी हो, लड़की को चुपचाप अपना सर झुकाकर उसमें रह लेना चाहिए, वरना और करोगी भी क्या। छवि बहुत दुखी हो जाती है और उसी वक्त छवि के पापा का फोन आता है। छवि फोन पर अपने पापा को सारी बात बता देती है। छवि के मायके में। क्या बात है पापा? छवि दीदी से बात करने के बाद आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बात हो गई? आप तो बेटी जरा सी परेशान हुई नहीं कि खुद भी परेशान हो जाते हो। यहाँ पर छवि की परेशानी की बात नहीं है, उसके सम्मान की बात है। अरे अभिनव उससे अपने जूते साफ करवाता है, उसकी सास उससे प्रियांशु के गंदे कपड़े धुलवाती है। हमारी बेटी क्या है, ये सब करने के लिए वो शादी करके उस घर में गई है। पापा ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, सारी लड़कियां शादी के बाद ये सब काम करती हैं, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? लेकिन मेरी बेटी ऐसे घर में नहीं रहेगी जहाँ पर उससे इस तरह के काम करवाए जाते हैं। तो क्या करेंगे आप? वो उसका घर है, उसे वहाँ के हिसाब से ही रहना होगा ना। मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आऊंगा। अरे अब ये घर उसका नहीं है, उसका घर उसका ससुराल है। श्रीकांत अपनी पत्नी की कोई बात नहीं सुनते और छवि के ससुराल में पहुंच जाते हैं। छवि, अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। पापा आप क्या कह रहे हैं? बेटा मैं जानता हूँ तुम अपने ससुराल में खुश नहीं हो। अरे कैसे बात है आप? अपनी बेटी को उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं। पापा मम्मी जी ठीक कह रही हैं, मुझे अब यहीं रहना चाहिए, यही मेरा घर है। ऐसे लड़के के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हें नौकरानी समझता है। और देखो, तुम्हारे पापा का घर तुम्हारा घर है। जाओ जाओ ले जाओ अपनी बेटी को, फिर देखना दुनिया कैसी बातें बनाती है कि अपना घर छोड़कर मायके में रह रही है। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है बहन जी। मेरी बेटी का घर हमेशा से उसका मायका है और हमेशा रहेगा। वो किसी के ऊपर बोझ बनकर या नौकरानी बनकर नहीं रहेगी। चलो बेटा, तुम मेरे साथ अपने घर चलो। पापा अब मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और जॉब भी करूंगी। मैं ये नौकरानी वाली जिंदगी अब और नहीं जी सकती। चट मंगनी पट ब्याह तो सुना ही होगा आपने, लेकिन ऐसा। अरे ये किसे ले आया तू? कौन है ये लड़की? हाय रे, कहीं शादी तो नहीं कर ली ना तूने इससे? देवर जी क्या हो गया आपको? आप तो ऑफिस के लिए निकले थे, ये शादी करके कैसे आ गए? हाँ ऑफिस के लिए ही गया था, लेकिन रास्ते में मिल गई तो शादी कर ली। क्यों, नहीं करनी थी क्या? तभी बड़ा भाई आ जाता है। ये कैसी बात कर रहा है छोटे? शादी ऐसे थोड़ी ना होती है। तभी नई नवेली दुल्हन अपना घूंघट हटाती है। सभी उसका चेहरा देखकर डर जाते हैं। भैया ये आपकी बीवी की आंखें कैसी नागिन जैसी है। तभी देवरानी मुंह खोलती है और पतली सी जीभ बाहर करती है जैसे कोई नागिन हो। इसकी तो जीभ भी किसी नागिन की जीभ की तरह है। हे भगवान, घोर अनर्थ हो रहा है इस घर में। अरे कौन है ये लड़की? खैर सारी कहानी दरवाजे में हो जाती है और लड़का लड़की को लेकर घर के अंदर आ जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे नागिन, माफ करना नीलम, ये तुम क्या कर रही हो कटोरी में मुंह लगाकर? नीलम जैसे ही मुंह ऊपर करती है तो उसके मुंह पर दूध लगा होता है। चिठानी डर जाती है
ये क्या है? ऐसे कैसे दूध पी रही हो तुम किसी नागिन की तरह? देवरानी कुछ नहीं बोलती, बस जेठानी को घूरती रहती है। जेठानी सास के पास जाती है और सासू माँ जल्दी से सुनो। अरे क्या हो गया बड़ी बहू, क्यों इतनी डरी हुई है? सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ ठीक है माँ जी, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। सास डर जाती है। मैं भी तेरी माँ से काफी दिनों से नहीं मिली ना, चल जरा मैं भी उनके हाल चाल देख लूं। दोनों सास बहू फटाफट कपड़े पैक करके निकल ही रही होती है कि दरवाजे पर खड़ी होती है देवरानी। जेठानी पूछ लेती है, क्या हुआ नागिन? अरे नीलम, नीलम नाम है उसका। फिर अचानक सास की नजर छोटी बहू की आंख पर पड़ती है। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू की आंख में तो देखो। क्या है माँ, यहाँ डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है और आपको इसकी आंख की पड़ी है। देवरानी की आंख में ससुर की फोटो होती है। हाय रे माँ जी, इसकी आंख में तो ससुर जी की फोटो है। अब जेरोक्स की मशीन लगा रखी है क्या आंखों में? बेटा तेरे ससुर जी की फोटो इसकी आंख में कैसे उतर आई? सारा ड्रामा चल ही रहा था कि वहां देवर आता है। अरे नीलम क्या हो गया, यहाँ ऐसे पुष्पराज की तरह क्यों खड़ी हो? देखो ना, भाभी और माँ जी दोनों मुझे छोड़कर जा रही हैं। मैं कैसे पूरा घर अकेले देखूंगी? और माँ जी, ससुर जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो तेरी आंख में, तेरी आंख में। क्या इसकी आंख में माँ? इसकी आंख का ही तो दीवाना हो गया था मैं। कहाँ है ससुर जी? उनसे ही तो मिलने के लिए मैंने शादी की है। सारा घर देवरानी की इस बात पर हैरान सा रह जाता है। उनसे मिलने के लिए तो मैंने शादी की थी। अरे तू तो बहू है और वो यहाँ नहीं रहते। क्या यहाँ नहीं रहते? वैसे बुढ़िया तेरी हरकतें ही ऐसी है कि तेरे साथ कोई नहीं रह सकता। देखो नागिन, सॉरी नीलम, सासू माँ के लिए ऐसी बातें मत करो, समझी? वो तो ससुर जी कमाने के लिए परदेस गए हैं। हाँ। जेठानी की बात सुनकर देवरानी नागिन की तरह यहाँ वहां रेंगने लगती है, मतलब दौड़ने लगती है। क्या हो गया नीलम, पापा यहाँ नहीं रहते, इससे तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? अरे बहू, आ रहे तेरे ससुर जी कल। वैसे बात क्या है? माँ जी, मुझे तो दाल में काला लग रहा है। आखिर किसी ससुर के लिए बहू का इतना परेशान रहना। माजरा क्या है? अच्छा, कल आ रहे हैं, तब तो कल ही उनका काम तमाम कर मैं अपना बदला ले लूंगी। काम तमाम मतलब? मैं समझी नहीं बहू। नीलम संभल जाती है और कहती है, मतलब वो मेरी माँ ने मुझे ससुर जी को देने के लिए गिफ्ट्स दिए हैं ना, वो उनके हाथ में दे दूं। अच्छा, तेरी माँ ने मेरे लिए भी कुछ दिया है क्या? और बड़ी भाई भाभी के लिए? अरे उनका भी तो हक बनता है ना। हाँ, तू ले ले पहले। अरे कहाँ से ये आ गई? ना मेरा बेटा घोड़ी चढ़ा, ना भाभी ने काजल डाला, ना सास की पैर पुजाई। ये सब क्या बकी, सॉरी, ये सब क्या बोली जा रही हैं आप? वैसे ससुर जी आ जाए तो उनसे मिलकर मैं चली जाऊंगी। अरे कहाँ चली जाओगी? मैं क्या करूँगा तुम्हारे बिना? नहीं, मैं तुम्हें नहीं कहीं जाने दूंगा नीलम। पति के इतने प्यार भरे शब्दों से नागिन, सॉरी नीलम, इमोशनल हो जाती है और वो जैसे ही इमोशनल होती है उसका रंग नीला पड़ जाता है। अरे ये क्या हो गया नीलम को? ये नीली कैसे हो गई? अरे पता नहीं, मुझे तो इसमें इंसानों के गुण कभी दिखे ही नहीं। तो क्या जानवर है ये? नहीं भाभी, मेरी नीलम तो अप्सरा है जो परी लोक से आई है। माँ यही कहना चाहती थी ना आप? ये तो पता नहीं, फिलहाल तू इसे अपने कमरे में लेकर जा
और इसे बोल के असली रंग में आ जाए। पति नीलम को लेकर कमरे में जाता है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम ना मुझसे इतना प्यार ना किया करो। कैसी बात करती हो? पति हूँ मैं तुम्हारा, अब तो तुमसे ही मेरी जिंदगी है। तुम हो तो मैं हूँ और मैं हूँ तो तुम, क्यों, है ना? नीलम पति के गले लग जाती है। मैं ना तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें याद है मेरी और तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? हाँ, मैं भी यही पूछना चाह रहा था, पर जो भी हो मैं तो लकी हूँ कि राह चलते ही मुझे इतनी प्यारी और अच्छी लड़की मिल गई। नीलम पति को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन न जाने क्या सोचकर वो चुप हो जाती है। फिर अगले रोज, अरे बहू आ देख, तेरे ससुर जी आ गए। अरे कहाँ हो दोनों? नीलम और उसकी जेठानी ससुर के पास आते हैं। क्या हुआ ससुर जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, आप तो पहले ही आने वाले थे, पिछले महीने भी आप नहीं आए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मेरे कार के नीचे एक सांप आ गया था। ये सुनते ही नागिन देवरानी की आंख हरी हो जाती है। फिर क्या हुआ? मैं उस सांप को उठाकर जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया। भला हुआ कि सांप की सांस चल रही थी, लेकिन सांप ने मुझे डस लिया। हाय रे, आपको सांप ने डसा? पापा अब ठीक तो है ना? ठीक है तेरा बाप, तभी तो सामने खड़ा है। लेकिन सोचो, सांप भी किसी का पिता था, उसके भी बच्चे थे। ये बोलकर देवरानी की आंख से पानी निकलने लगता है। ये कौन है और कैसी भाषा में बात कर रही है? पापा, ये मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली। और ये ना थोड़ी इमोशनल है, तो सांप के लिए थोड़ी इमोशनल हो गई। नहीं नहीं, सांप तो ठीक है, भले ही उसने मुझे काटा, लेकिन गलती मेरी थी। मैंने सड़क पर देखे बिना ही कार उस पर चला दी। अभी अभी डॉक्टर का फोन आया था कि सांप को वापस उसे जंगल में छोड़ दिया है। बेचारे की बीवी उस सांप का इंतजार कर रही होगी। क्या क्या पापा जिंदा है? वो ठीक है? हाँ, मेरे पापा तो ठीक है, सामने ही तो खड़े हैं। क्यों, क्या हो गया? तभी बेल बजती है और सामने एक महिला खड़ी होती है। माँ, तुम? ये तुम्हारी माँ है? आइए आइए बहन जी। बेटा नीलम, अब घर जाने का वक्त आ गया है। तेरे पापा घर आ गए हैं, तो जिस काम के लिए आई थी वो नहीं करना। घर जाने का वक्त? ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आप लोगों से सब बताती हूँ। मैं एक नागिन हूँ। हम लोगों को लगा कि ससुर जी ने मेरे पिता को मार दिया है, तो मैं उनसे अपने पिता का बदला लेने आई थी। लेकिन भले इंसान ने हादसे के बाद न सिर्फ मेरे पिता की जान बचाई, अपनी जान पर भी खेल गए। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। नहीं नहीं नीलम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अरे तो क्या नागिन के साथ रहेगा बेटा? नहीं, नीलम चाहे तो वो नागिन का जीवन छोड़ सकती है। हाँ माँ, आप मुझे नॉर्मल लड़की बना दीजिए। मैं अब इसी परिवार का हिस्सा रहना चाहती हूँ। शेफाली और वरुण की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे। दोनों में बहुत प्यार था। वरुण अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से रखता था और उसे लगता था कि शेफाली भी उसके साथ काफी खुश है। लेकिन एक बहुत बड़ा सच था जो वरुण नहीं जानता था, और वो ये था कि वरुण के ऑफिस जाने के बाद जब भी वो घर पर नहीं रहता था, वरुण की माँ यानी कि शेफाली की सास और वरुण के पापा यानी कि शेफाली के ससुर उसे बहुत परेशान किया करते थे। लेकिन शेफाली ये बात कभी भी वरुण को बताती नहीं थी, क्योंकि वो वरुण से बहुत प्यार करती थी। शेफाली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और सुनो, शाम को तैयार रहना, हम कहीं बाहर चलेंगे डिनर पर। बहुत दिन हो गए यार। इस बीच में तुम्हारा बर्थडे भी निकल गया। ठीक है वरुण, आप जब ऑफिस से आएंगी तब तक मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो जाऊंगी।
वरुण के जाने के बाद। क्या कह रही थी? हैं? उसके साथ पार्टी में जाएगी? मुझसे पूछा तुमने एक बार भी? लेकिन मम्मी जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं अपने पति के साथ तो कहीं भी जा सकती हूँ ना। हाँ, जा सकती हो, जरूर जा सकती हो। मेरे बेटे के पैसे खर्च कराने में तो बहुत मजा आता है ना तुम्हें। आपका बेटा मेरा पति है, अगर कहीं जाना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अपने मायके से फूटी कौड़ी लेकर नहीं आई, ऐसे ही खाली हाथ चली आई और मेरे बेटे के पैसों को उड़ाना चाहती है। कहीं नहीं जाएगी। चुपचाप फोन करके बोल दे तू शाम को उसके साथ नहीं आ रही। लेकिन मम्मी जी, मैं वरुण से क्या कहूँगी? कोई भी बहाना बना। हमारे बेटे के पैसे इस तरह डिनर करने में उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना तो फिर देख हम कैसे वरुण को परेशान करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। मैं वरुण से कह दूंगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज़ आप उन्हें परेशान मत करिए। शेफाली वरुण को फ़ोन करके मना कर देती है और उसके साथ घूमने नहीं जाती, लेकिन वो मन ही मन बहुत दुखी होती है। अगले दिन जब वरुण ऑफिस चला जाता है तो उसके बाद, शेफाली, ये तेरे गले की चेन तो दिखा, कहाँ से आई है? इससे पहले तो कभी नहीं देखी मैंने। वो मम्मी जी, कुछ दिन पहले हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी ना, तो वरुण ने मुझे गिफ्ट की थी। हैं? इतनी महंगी चेन वरुण ने तुझे गिफ्ट की और हमें बताया भी नहीं? वो वरुण पर्सनली ये गिफ्ट मुझे लाकर दे गए थे और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये बात नहीं बतानी चाहिए। शाबाश, हमारे ही घर में रहकर हमारी पैसों पर ऐश कर, हैं? और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझती क्या? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इसमें ऐश करने वाली क्या बात है? वरुण के पैसों पर, उनकी सैलरी पर मेरा भी तो अधिकार है, और ये तो वैसे भी उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। मायके से कुछ लाई होती ना तो पता चलता। एक तो खाली हाथ चली आई और जब देखो तब मेरे बेटे की तनख्वाह उड़ाती रहती है। और फिर एक दिन, क्या बात है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत कमजोर लग रही हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं वरुण, कुछ दिनों से बहुत वीकनेस फील होती है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लग रही हो, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? वरुण शेफाली को अपने साथ लेकर डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलता है। कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? बहुत जल्दी है घूमने की। अरे नहीं मम्मी, शेफाली की तबीयत ठीक नहीं लग रही, बस उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम्हें बहू की तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, कितनी कमज़ोर हो गई है। जाओ जाओ, डॉक्टर को मिलकर आओ। हॉस्पिटल में, देखिए, आपकी वाइफ को सही केयर की बहुत ज़रूरत है। उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस है। अगर इन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया और अपना ध्यान नहीं रखा तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मुझे क्या करना है? मैं बस अपनी पत्नी को ठीक देखना चाहता हूँ। देखिए, अभी तो मैं कुछ सप्लीमेंट दे रहा हूँ, लेकिन इनके साथ साथ ये आप ध्यान रखिए कि आपकी वाइफ ड्राई फ्रूट, फल, सब्जियों को भी अच्छे से खाए। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुन लिया ना शेफाली, आज के बाद तुम ठीक से खाना खाओगी, अपना ख्याल रखोगी, ओके? घर लौटकर आने के बाद, अरे ये क्या बेटा, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, फल, ये सब किसके लिए लेकर आए हो? मम्मी, शेफाली के लिए लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस है और उसे ये सब चीज़ें खाने की बहुत ज़रूरत है। हाँ बेटा, ये तुमने अच्छा किया। अब घर की बहू बीमार हो जाएगी तो सब कुछ कैसे ठीक रहेगा। अच्छा किया बेटा तूने। वरुण के ऑफिस जाने के बाद, अच्छे से देख रही हूँ मैं, आजकल मेरे बेटे को बहुत ब्लैकमेल कर रही है ना, इमोशनल। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स और ये सारी खाने पीने की चीजें फ्री में मिल गई क्या तुमको? नहीं मम्मी जी, फ्री में क्यों मिलेंगी, पैसे देकर खरीदी है इन्होंने। वही तो हम कह रहे हैं,
अरे इतने सारे ड्राई फ्रूट्स खाओगी? कितने महंगे आते हैं और कितने सारे पैसे लग गए होंगे हमारे बेटे के। लेकिन पापा जी ये सब जरूरी था। डॉक्टर ने वरुण को ये सब चीजें मेरे लिए लाने को कहा था। यह सारी चीजें उन बहुओं को खाने का अधिकार है जो अपने मायके से थोड़ा बहुत कुछ लेकर आती है। और सुन, अगर तुझे इतना ही ड्राई फ्रूट खाने का शौक है ना, तो अपने मायके में अपने पापा को फोन लगाओ और बोलो 4 लाख रुपए तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे। तब तक खबरदार जो इन चीजों को हाथ भी लगाया तो। लेकिन मम्मी, डॉक्टर ने बोला है कि मेरे शरीर में बहुत कमजोरी है। अगर मैंने ठीक से अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम कर बहू, घर का काम करना शुरू कर दे, पहले से दोगुना, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं तो बोल अपने पिताजी को तेरे लिए एक नौकर भिजवा दे। और रही बात इन ड्राई फ्रूट्स की, तो ये हम लोगों के काम आने वाले हैं। कुछ दिनों बाद सुबह के वक्त, शेफाली, तुम अपनी दवाइयाँ और खाना पीना वक्त पर ले रही हो ना? जी हाँ, मैं अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ। और जो ड्राई फ्रूट मैंने तुम्हें ला कर दिए थे, खाए ना तुमने? अरे बेटा, तू तो ऐसे पूछताछ कर रहा है जैसे तेरी बीवी का सारा माल हमने खा लिया हो। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि शेफाली जल्दी से ठीक हो जाए। पिछले 1 महीने से दवाई ले रही है, लेकिन इसका चेहरा देखकर लगता नहीं इसकी वीकनेस जरा भी दूर हुई हो। थोड़ी देर बाद शेफाली चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे ये क्या हुआ? शेफाली, उठो शेफाली, तुम ठीक तो हो? अरे क्या हो गया बेटा? जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर जा। कल को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वरुण शेफाली को हॉस्पिटल लेकर जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप ध्यान रखिएगा कि ये सही तरीके से अपना डाइट ले, लेकिन हालत देखकर लगता नहीं कि इन्होंने अपने खाने पीने का भी ध्यान रखा है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अपनी सारी दवाइयाँ प्रॉपरली ली थी। शेफाली, डॉक्टर यहाँ दवाइयों की नहीं तुम्हारी डाइट की बात कर रहे हैं। मैंने तो तुम्हें सारी चीजें टाइम टाइम पर ला कर दी थी। आप सही सही बताओ, तुमने खाई या नहीं? वरुण की बात सुनकर शेफाली फूट फूट कर रोने लगती है और जब उससे रहा नहीं जाता तो वो सारी सच्चाई वरुण को बता देती है। घर लौटकर आने के बाद, क्या हुआ वरुण बेटा, सब ठीक तो है ना? शेफाली की तबीयत, सब कुछ सही है ना बेटा? मम्मी, कैसी माँ है आप? आपने शेफाली को इतना परेशान किया। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी उसके साथ? यह तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रहे हो? लगता है बहू ने तुम्हें अच्छी तरह से भड़का दिया है बेटा। पापा, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। इस बात का एहसास तो मुझे काफी वक्त से था। आप लोगों का व्यवहार शेफाली के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मुझे कभी ठीक से कुछ पता ही नहीं चला। रहने दीजिए ना वरुण, आप मम्मी पापा से इस तरह बात मत करिए। देखा, पहले तो हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काती है और अब भली बनने की कोशिश कर रही है। मम्मी, आप शेफाली को इतना उल्टा सीधा सुना रही हैं, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आखिर ऐसी क्या कमी है आपकी बहू में, और आप उसे बात बात पर अपने मायके से दहेज लाने के लिए ताने मारती रहती हैं। ये सुनकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्यों मम्मी, क्यों? बहू, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अच्छी तरह से भड़का दिया है ना तुमने मेरे बेटे को। मम्मी जी, मेरा यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मम्मी, मैंने कहा ना, मुझे किसी ने भड़काया नहीं है। बल्कि अच्छा हुआ कि मुझे सब कुछ पता चल गया, वरना पता नहीं शेफाली के साथ घर में और क्या क्या हो जाता। मैं उसके साथ और कुछ गलत होते नहीं देख सकता। तो क्या करेगा बेटा? नौकरी छोड़कर दिन रात अपनी बीवी की सेवा करेगा? घर में बैठ जाएगा क्या? नहीं पापा, नौकरी तो मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन अपनी पत्नी को उसके हिस्से की खुशी जरूर दे सकता हूँ। अरे आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अपने माँ बाप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? आप मेरे माँ बाप हैं। आप पर मुझे भगवान से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन मेरी पत्नी के साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो क्या करना चाहते हो बेटा?
अपने माँ बाप को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दोगे? अब तुम अपनी बीवी की बातों में इस कदर आ गए हो कि तुम्हें अपने माँ बाप की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। नहीं मम्मी पापा, मैं आप दोनों को इस घर से कभी बाहर नहीं निकालूंगा क्योंकि आप मेरे माँ बाप हैं। लेकिन शेफाली को शादी करके मैं इस घर में लाया हूँ और उसके साथ अत्याचार हो ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं वरुण? मैंने भी गलती कर दी जो आपको सब कुछ बता दिया। मैं ही पागल हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। मैं तुम्हारे लिए अलग से घर लूंगा और हम बाहर आएंगे ताकि दिन रात तुम्हें वहां कोई ताने मारने वाला ना हो। इस उम्र में अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर जाएगा बेटा, वो भी अपनी बीवी के लिए। शेफाली मेरी जिम्मेदारी है माँ। एक बार नजर उठाकर अपनी बहू के चेहरे की तरफ तो देख, उसकी तबीयत कितनी खराब है, लेकिन आपने उसके खाने पीने की चीजें उसे खाने नहीं दी और इसकी वजह से आज उसकी ऐसी हालत हो गई है। ठीक है बेटा, जो तुझे करना है वो कर। वही तो कर रहा हूं मैं। आपका भी ख्याल रखूंगा और अपनी पत्नी का भी। मैं अपनी पत्नी को बीमार, कमजोर और इस तरह लाचार नहीं देख सकती। रिश्वतखोर बहू। ये क्या बात हुई? तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है बहू? एकदम सही बोल रही हूँ। अगर आपको मुझसे अपनी इन ऐंठन भरे घुटनों की मालिश करानी है तो मुझे वो देना पड़ेगा जो मैं मांग रही हूँ। एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो, सिंपल। बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरानियों की तरह काम करूं। ये है अमृता और उसकी सास रेखा। अमृता एक नई नवेली बहू है जिसकी शादी कुछ दिनों पहले ही रेखा के बेटे माधव के साथ हुई है। वैसे तो अमृता दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि खून का रंग तो दिखता ही है। बस वही डॉन की बेटी होने का रंग यहाँ अमृता में भी दिख रहा है, जो है रिश्वत लेना। जी हाँ, काम चाहे कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारी अमृता बहू बिना रिश्वत लिए कुछ नहीं करती। चलिए देखते हैं आगे इनके साथ और क्या क्या होता है। रेखा और अमृता को लड़ते देख ससुर प्रेमचंद वहां आता है और कहता है, अरे क्या हुआ? काहे इतना तिल मिला रही हो रेखा? अरे कुछ बोलोगी भी या कानों में हड़ताल हो रखी है तुम दोनों के? देखिए ना पापा जी, माँ जी ने मुझे कहा कि मैं उनके घुटनों की मालिश कर दूं, लेकिन उसके बदले में माँ जी मुझे वो हीरो वाला पुश्तैनी हार देने से इनकार कर रही हैं। क्या? घुटनों की मालिश के लिए हीरो का पुश्तैनी हार कौन मांगता है बहू? पापा जी, आपको तो पता ही है ना, आपकी बहू कितनी सयानी है, हर कोई भी काम फ्री में नहीं करती। और अब शेखावत खानदान का आटा तो इतना भी गीला नहीं है कि अपनी बहू को हार ना दे पाए। क्यों माय डियर माँ जी? देखा आपने प्रेमचंद जी, ये अब मुझसे पुश्तैनी हार मांग रही है, कल को पूरा घर मांग लेगी। अरे जा जा, मैं खुद कर लूंगी अपनी मालिश। ठीक है, मुझे क्या। एंजॉय योर मालिश टाइम माँ जी। रात में जब पति महादेव दफ्तर से लौटकर घर आते हैं तभी कमरे में, अमो अमो सुनो ना, मेरा वो लाल रंग का जो शर्ट है ना वो धो दो ना प्लीज। एक्चुअली कल मेरी एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, बहुत बड़ी डील का ऑफर है, इसलिए मैं अपनी उस लकी शर्ट को पहनकर जाना चाहता हूँ। अभी धो दो, रात भर में तो सूखी जाएगी, फिर कल अच्छे से कड़क वाली इस्त्री कर देना अपने शुभ शुभ हाथों से। जी नहीं, मैं ये सब ऐसे ही नहीं करने वाली। अगर काम करवाना है तो मेरी एक शर्त है। अरे यार, तुम और तुम्हारी शर्तें, बोलो क्या है? आपको मुझे 10 मनीष मल्होत्रा डिजाइनर की साड़ियाँ दिलानी होगी। 2 हफ्तों में मेरी स्वीट हार्ट फ्रेंड बिल्लो रानी की शादी है। मैं वहाँ डिजाइनर साड़ी पहनकर जाऊंगी
और सब कुछ जला दूंगी। माधव अपनी बीवी की बात सुनकर हैरान परेशान अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। अरे तुम बीवी हो या आफत? तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया है क्या? देखो इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हारी याददाश्त तो जगह पर है ना माधव, भूल गए? मैं एक डॉन की बेटी हूँ। अगर तुमने मेरे कहे मुताबिक काम नहीं किया तो तुम्हारे लाल शर्ट को दूर ही रखो, मेरे पापा तुम्हें ही लाल कर डालेंगे। ठीक है, चलो अब ज्यादा मत डराओ, तुम्हें जो चाहेगा मिल जाएगा। अब ये डर और रिश्वत का सिलसिला यूं ही चलता रहता है और इसी तरह समय बीतता रहता है। एक सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, जहां अमृता सबके सामने एक व्हाइट बोर्ड लाती है जिस पर दिन भर के सारे कामों के रेट लिखे हुए थे। अब ये क्या है? टीचर नहीं बनने का इरादा है क्या तेरा? अगर हाँ तो अफसोस, बेचारे बच्चे, उनका भविष्य तो अंधेरे में है। आप लोग बेकार की बातें बंद कीजिए और आंखें खोलकर ठीक से पढ़िए। क्या लिखा है? ये आज के सारे कामों के रेट्स हैं। आलू पराठे, चाय, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, हलवा, मिठाई, रसोई की सफाई, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, ओखल में मसाले कूटना और माँ जी और पापा जी के अलमारी की सफाई करना। इन सब कामों की कुल मिला के जो रकम बनती है वो है ये 10,000 रुपये, और माँ जी के लेटेस्ट लाए हुए सोने के झुमके भी। अमृता, तुम इंसान हो या हैवान? जरा तो दया करो हम पर। हे राम जी, उठा लो, अब ना देखा जाता ये सब। सच में पता नहीं कौन सा दिन था वो जब ये हमारे घर आई। महादेव, तेरे प्यार ने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया बेटा। दुनिया में बहुत रिश्वतखोर लोग देखे, लेकिन ऐसी रिश्वतखोर बहू पहली बार देख रहा हूं जो अपने ही परिवार को लूटने में लगी है। बहू, तुझे पता है ना कि ऐसे रिश्वत मांगना गुनाह है। पापा जी, मैं कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ। रिश्वत लेना बाहर की दुनिया में गुनाह है, मैं तो बस अपना हक मांगती हूँ। मेरी रिश्वत रिश्वत नहीं, मेरा शगुन है, नेग है। और वैसे भी मैं एक बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब काम पूरी जिंदगी फ्री में करूँ, आपके चरणों को धोते बैठूं और 24 घंटे आपकी नॉन स्टॉप सेवा करती बैठूं। चलिए छोड़िए, नाश्ता और खाना चाहिए तो बोल दो जल्दी से, वरना मैं चली थिएटर। आज मेरे फेवरेट सलमान की पिक्चर रिलीज हुई है। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। इस बेवकूफ का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद घर में पूजा रखी थी और पूजा में 11 पंडितों का खाना बनाने के लिए कहा जाता है, वो भी नई बहू के हाथों से। देखो अमृता बहू, आज घर में पूजा है, 11 पंडितों को खाना खिलाना है, 56 भोग बना पाओगी? उन्होंने कहा है कि नई बहू के हाथों का खाना ही होना चाहिए, नहीं तो मैं रेखा को ही बोल देता हूँ। ओ कम ऑन पापा जी, खाना तो मैंने फ्री फंड में अपने घर में भी कभी ना बनाया, तो अब आपको क्या लगा कि पूजा का नाम लेकर आप मुझे अपनी झांसे में फंसा लोगे? अरे कल मुही, बस अब बस, पहले सुन भी ले क्या कह रहे हैं हम। तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जितने तोहफे चाहिए, सब ले लेना, बस पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ओहो, ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक है, अब आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि उन 11 पंडितों की 11 पुश्तें भी मेरे खाने के स्वाद को याद रखेंगी। अमृता पंडितों के लिए खाना पकाती है और पूजा संपन्न होने के बाद उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसती भी है, जिस पर खाने का पहला निवाला खाते ही वाह, वाह, क्या भोजन है। हम इतनी जगहों पर जाते हैं, लेकिन इतना अच्छा स्वाद तो काफी मुश्किल से चखने मिलता है। रेखा जी, प्रेमचंद भाई साहब, आप लोग सच में भाग्यवान हो।
कि आपको इतनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है, जिसके हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा विराजती है। सर्वगुण संपन्न, सबको संपन्न कर देगी यह खूंखार औरत। कुंडली मार कर बैठ गई है मेरे बेचारे बेटे के जीवन में। एक मिनट, अरे ये बात मेरे इस बूढ़े दिमाग में पहले कैसे नहीं आई? इस अमृता की बच्ची को मैं अपने घर से बाहर कैसे निकालूं? इसका उपाय तो पंडित जी के पास जरूर रहेगा। रेखा अगले दिन पंडित जी के पास जाकर उन्हें अमृता के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुन पंडित जी भी परेशान हो जाते हैं। अरे 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 अरे, ऐसी बहू तो 7 जन्मों में भी किसी को नसीब ना हो भगवान। देखिए रेखा जी, आपकी रिश्वतखोर बहू और आपके बेटे की कुंडलियों को जोड़कर देखा है मैंने, लेकिन इसमें तो यही बता रहे हैं कि ये आपके जीवन से कभी नहीं जाने वाली। इसलिए उससे सुधारने के लिए जल्दी आप लोगों को ही कुछ करना होगा, नहीं तो एक दिन वो आप लोगों को कंगाल करके ही दम लेगी। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं कुछ करूंगी, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगी मैं। वहीं घर पर अमृता को ये पता चल जाता है कि उसकी सास रेखा पंडित जी के पास उसकी और महादेव की कुंडलियां लेकर गई थी। और इस पर जब रेखा घर लौटती है तब, वाह माँ जी वाह, बहुत ही ज्यादा सयानी निकली आप तो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी और महादेव की कुंडलियां जोड़कर पूजा पाठ और हवन करके भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी बला हूं जो आप सबकी जिंदगियों से अब कभी नहीं टलने वाली। फिर चाहे आप कितने भी टोटके हवन या उपाय कर लें। तो खुद को समझती क्या है रे बदतमीज? तुझसे बात करना तो दूर, मुझे तो तेरी शक्ल देखना भी नहीं पसंद। अब सास बहू के बीच एक अनकहा सा युद्ध छिड़ जाता है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रेखा की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है और उसे सांस लेने में भी काफी दिक्कत और परेशानी महसूस होती है। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तब डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, देखिए मैंने सारे टेस्ट करके देख लिए हैं और रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक करके ये पता चला है कि रेखा जी को गंभीर दिल की बीमारी है। उनके फेफड़ों में भी काफ़ी सूजन आ गई है। उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, वरना आई एम सॉरी टू से उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये खबर सुनकर प्रेमचंद और माधव दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे ऑपरेशन के लिए? और उसके बाद रेखा पूरी तरह ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ, इस ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो तभी हो सकता है जब ऑपरेशन टाइम से हो पाएगा। और रही बात ऑपरेशन के खर्चे की, तो उसमें तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए तक लग सकते हैं। जहाँ एक तरह सब रेखा की तबीयत और ऑपरेशन को लेकर परेशान होते हैं, वहीं घर पर रेखा को बिस्तर पर देखकर भी अमृता के अंदर जरा भी दया नहीं आती। ओ माँ जी, ये अपना फालतू का मेलोड्रामा बंद कीजिए ना आप। मुझे पता है आपको मुझे रिश्वत नहीं देनी है और घर के सारे काम मुझसे मुफ्त में करवाने हैं, इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना। सीरियसली अमृता, ऐसे हालात में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? हम यहाँ परेशान हैं कि ऑपरेशन कैसे कराएंगे, बैंक में इतने पैसे भी नहीं हैं, और तुम माँ को ताने सुना रही हो। अरे अमृता बहू, मैं भला ढोंग क्यों करूंगी? हम 6 से 7 लाख का बंदोबस्त कैसे करेंगे? करेंगे पापा, कैसे भी करेंगे। अमृता, अगर कभी भी जिंदगी में तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है, एक पल के लिए भी सही, तो तुम्हें आज इस परिवार, इस घर की नींव, मेरी माँ को बचाना होगा। हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारी बारी है अपने किए का हिसाब चुकाने की। मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी दिल है,
अमृता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर वो अलमारी में से अपनी माँ की तस्वीर को निकालकर अपने सीने से लगाती है और भावुक हो जाती है। माँ, आपके जाने के बाद पापा ने ही मेरा ख्याल रखा, लेकिन उनकी वजह से ही मुझ में काफ़ी बुरी आदतें भी आ गई। शायद मुझे इतना बुरा आपकी गैर मौजूदगी ने ही बनाया। मैंने कभी आपकी लोरी नहीं सुनी, आपकी गोद में नहीं सोई, आपके हाथों से अपने बालों की चंपी नहीं करवाई, क्योंकि वक्त से पहले ही आप मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। लेकिन अब मैंने जितना भी इस घर से लिया है उतना सूद समेत चुकाने की बारी आ गई है। अब मैं अपने रहते अपने प्यार को भी उसी दर्द से नहीं गुजरने दे सकती जो मैंने आपके नहीं होने से सहा है। अमृता तुरंत ही अपने सारे पैसे और गहने माधव को लौटा देती है और रेखा का ऑपरेशन किया जाता है। रेखा ठीक हो जाती है और जब घर आती है तब अमृता दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी होती है। वेलकम होम माँ जी। हाय मिस्ड यू। पता है कितने दिनों से किसी के भी साथ लड़ाई नहीं की थी मैंने, और ना ही किसी से रिश्वत मिली मुझे। क्या? हमें तो लगा था कि तेरी अकल ठिकाने आ गई है, लेकिन तू तो अभी भी जैसी की तैसी ही है। माँ जी, पूरी बात तो सुनिए। हाँ, ये सच है कि मैं रिश्वत लिए बिना नहीं रह सकती लेकिन अब ना मेरी रिश्वत बदल गई है। अब मुझे हर काम के बदले झप्पी, अपनापन, प्यार और अपनी इस माँ का दुलार चाहिए। ये सब तो हम तुझे भर भर के दे सकते हैं बेटा। पूरा घर एक साथ अमृता को जोर की झप्पी देता है और सब हंसते मुस्कुराते घर के अंदर चले जाते हैं।